पिछले 36 सालों में ये लगातार होता रहा है। हजारों लोग मेरे पास आकर हमेशा कहते हैं, बहुत सारे लोग, सद्गुरु जब मैं 20 साल का था तब आप कहां थे? आप अब आए हैं जब मैं 60 साल का हूं, अब मैं क्या करूं? तो वे मुझे अपने जीवन में जल्दी ना आने के लिए दोषी ठहराते हैं। तब मैंने सोचा कि हम बाहर निकलकर इस देश के युवा लोगों से मिलेंगे, इसलिए यूथ एंड ट्रुथ शुरू हुआ। और मूल रूप से जीवन का अर्थ है, जीवन के बारे में हर किसी की अपनी अपनी राय होती है, मगर मुख्य रूप से हमारा जीवन बस समय और ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा है। हम सभी के लिए समय एक ही रफ्तार से निकल रहा है। हमारे यहां बैठे बैठे समय टिक टिक कर रहा है। टिक टिक करके घड़ी आगे नहीं बढ़ रही, टिक टिक करके हमारा जीवन आगे बढ़ रहा है। हमारे यहां बैठे बैठे जीवन खत्म होता जा रहा है। तो ये ऐसी चीज है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, धीमा नहीं कर सकते, उलट नहीं सकते। वो बस निकलता जा रहा है। हम सिर्फ अपनी ऊर्जा को मैनेज कर सकते हैं। जीवन के जिस हिस्से को हम युवावस्था कहते हैं, वो जीवन का ऐसा समय होता है जब आपकी ऊर्जा सबसे अधिक उल्लासमय होती है। अधिकांश युवा इस बात को नहीं समझते। उन्हें लगता है कि वे हमेशा इसी तरह रहेंगे। विश्वास कीजिए, ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप बुजुर्ग लोगों पर ध्यान दें। वे किस तरह चलते हैं, हिलते हैं, बैठते हैं, खड़े होते हैं। आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। ऊर्जा का ये स्तर, उल्लास का ये स्तर हमेशा आपके साथ नहीं होगा। सिर्फ जीवन के इसी हिस्से में, जिसे हम जवानी कहते हैं, यह संभव होता है। तो जब आपकी ऊर्जा अपने चरम पर होती है, अगर आप अपने जीवन में थोड़ी स्पष्टता और संतुलन ले आएं, तो इससे उस ऊर्जा का बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। वरना ये उल्लास आपके जीवन में आपके खिलाफ जा सकता है। एक चीज जो मैं देख रहा हूं, देखिए, अगर हम एक महान समाज, एक महान देश या एक महान विश्व चाहते हैं, हम एक महान देश, एक महान समाज नहीं बना सकते। हम सिर्फ महान इंसान बना सकते हैं। महान इंसान कैसे बनते हैं? किसी न किसी रूप में व्यक्तिगत प्रतिभा को सामने आना होगा। हर एक मनुष्य, चाहे वो कोई भी हो, हर किसी में एक खास प्रतिभा होती है। अगर मैं जो प्रतिशत बता रहा हूं वो गलत हो तो प्लीज मुझे बताइए। जेएनयू में अगर प्रतिशत अधिक या कम है तो प्लीज मुझे बताइए। मगर मेरा आंकलन ये है कि दुनिया में जितने लोग इस धरती पर अपनी प्रतिभा को प्रकट कर पाते हैं, वे 1% से भी कम हैं। 99% उस आयाम को कभी छुए बिना चले जाते हैं। बस रोजी रोटी, इस संघर्ष, उस संघर्ष के बारे में चिंतित रहते हैं। उनके अपने विचार और भावनाएं लगातार उन्हें व्यस्त रखती हैं। 1% से भी कम लोग अपनी प्रतिभा को सामने ला पाते हैं। अगर हम इस दुनिया में इसे 10% तक बढ़ा पाएं तो ये एक शानदार दुनिया हो जाएगी। पहले कभी मानव जाति के इतिहास में पहले कभी किसी पीढ़ी के पास इतनी सहूलियतें और सुविधाएं तथा तकनीकी शक्ति नहीं रही है जो हमारे पास है। हम सबसे सशक्त पीढ़ी हैं, मगर ये सशक्तिकरण हमारे जीवन को कैसे सशक्त करेगा? अगर हम सही चीजें करते हैं, अगर हम अपनी ऊर्जाओं, अपनी बुद्धि और अपनी प्रतिभा का सही ढंग से लाभ उठाना जानते हैं, तो आज हमारे पास इतनी सुविधाएं हैं कि हमारे अंदर इस धरती की सबसे बेहतर पीढ़ी होने की संभावना है। इससे पहले किसी भी पीढ़ी के पास इतनी सुविधाएं नहीं थीं जितनी हमारे पास हैं। इस तरह की क्षमताओं वाली ये पहली पीढ़ी है। तो इसलिए हमने ये यूथ एंड ट्रुथ कार्यक्रम शुरू किया है। ये आंदोलन चलता रहेगा। ये सिर्फ विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जाकर उनसे बात करना नहीं है। हम ढेर सारे सवाल जवाब इकट्ठा करना चाहते हैं, ताकि इस पीढ़ी और अगली पीढ़ी के पास जिस भी तरह के सवाल हों, उनके लिए कुछ समझदारी से भरे जवाब उपलब्ध हों। तो आज मैं आप तीनों से खुलकर कुछ भी पूछने के लिए कह रहा हूं। सद्गुरु, तो पहला सवाल है, जब हमने जेएनयू के विद्यार्थियों और विद्वानों को इस यूथ एंड ट्रुथ अभियान के बारे में बताया, तो सबसे पहला सवाल इस अभियान के आधार के बारे में उठा।
तो सच्चाई असल में होती क्या है और आप हर सवाल का जवाब देने के काबिल कैसे हैं? मुझे खुशी है कि आप पूछ रहे हैं कि सच्चाई क्या है। जो भी चीजें जीवन के सभी आयामों में कारगर हो वही सत्य होगी, है ना? इस देश में प्राचीन समय से ही सत्यमेव जयते कहा जाता रहा है। इसका मतलब है कि सिर्फ सत्य कारगर होता है। जब महात्मा गांधी आए तो उन्होंने उस समय इसे एक राजनीतिक नारे की तरह इस्तेमाल किया, मगर अब आप ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जिसमें आप सवाल करेंगे कि सत्य कारगर होगा या नहीं। तो मैं आपके लिए इसे दूसरे तरीके से बोल रहा हूं। जो भी जीवन के सभी आयामों में सच में कारगर होगा वही सत्य होगा। हेलो, जो चीज वास्तव में जीवन के हर पहलू में कारगर होती है वो सत्य ही होगी, है ना? तो मुझे कौन सी चीज काबिल बनाती है, यही आपको आज पता लगाना चाहिए। क्योंकि मैं नहीं कह सकता कि मैं सभी सवालों के जवाब दे सकता हूं। आपको पता लगाना चाहिए। सद्गुरु, अब मुझे अपना सवाल पूछने में भी डर लग रहा है, क्योंकि मेरा सवाल है, मैं एक छात्र कार्यकर्ता हूँ। मुझे अलग अलग मंचों, खासकर मीडिया पर अपने संगठन का प्रतिनिधित्व करने के बहुत से अवसर मिलते हैं और ऐसा करते हुए मुझे काफी पहचान मिलती है। मगर जब मैं उन्हीं विद्यार्थियों और युवाओं के साथ संवाद करती हूँ जिनके बीच मेरी पहचान है, तो वे मुझसे साफ तौर पर बहुत विनम्रता दिखाने की उम्मीद करते हैं। तो खासकर राजनीति में एक महिला के लिए ऐसा क्यों है? मैं जो अच्छा काम कर रही हूँ उसकी सफलता के लिए मुझे शर्मिंदा क्यों महसूस कराया जाता है? देखिए, आप जिस सफलता को सफलता मान रही हैं वो सिर्फ एक पहचान है, जिसका मतलब है कि कुछ लोग उसकी सराहना कर रहे हैं। जो लोग आज सराहना कर रहे हैं, कल सुबह वे पलटकर आप पर पत्थर फेंकेंगे। वही लोग। दुनिया का यही तरीका है, ठीक है? तो किसी की सराहना पर आसमान में मत उड़िए। ये ऐसा है जैसे आप बाहर गए, किसी ने आपसे कहा कि आप धरती के सबसे शानदार इंसान हैं, तो आप बादल पे उड़ते हुए घर पहुंचे। कौन से नंबर का बादल? सिर्फ 9। दक्षिण भारत में बादल का नंबर 11 होता है। आप जिस भी नंबर के बादल पर सवार होकर घर पहुंचे, घर पर लोगों ने आपको आपकी असलियत बताई और सब बिखर गया। इस मोड में मत आइए। ऊपर मत उड़िए और नीचे भी मत आइए किसी के कुछ कहने पर। ऐसा सिर्फ तभी होता है जब आप नहीं जानते कि आप कर क्या रहे हैं। अगर आप इस बारे में स्पष्ट हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो लोग जो चाहें कहें, वे बड़ी बातें कहेंगे। लेकिन आप सीमाएं जानते हैं, वे बुरी चीजें कहेंगे, मगर आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। जीवन में बस यही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस बात पर फूल जाएंगे कि किसी ने कुछ अच्छा कह दिया, या निराश हो जाएंगे कि किसी ने कुछ बुरा कह दिया, तो आपके जीवन पर इसका असर होगा। आप बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, क्योंकि अगर आप इससे प्रभावित हो रहे हैं कि कोई आपके बारे में अच्छी या बुरी चीजें कह रहा है, तो आप अपने जीवन को सीमित कर लेंगे। क्योंकि अगर आप बाहर कदम निकालते हैं तो जाहिर है कि तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें करेंगे। लोग मुझ पर हर तरह का आरोप लगा चुके हैं, दुनिया भर के आरोप, जो एक मनुष्य कर सकता है और जो नहीं कर सकता है, सब कुछ। मगर जब तक आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जेएनयू शोध या रिसर्च के लिए प्रसिद्ध है और इस कैंपस में 8000 विद्यार्थी हैं, जिसमें 50% से अधिक विद्यार्थी शोध में हैं। नहीं, 5200 शोध में हैं। मैंने कुछ शोध किया है। तो ठीक है। सद्गुरु,
एक सवाल कई सालों से मुझे परेशान कर रहा है, क्योंकि आपने हमें कोई भी सवाल पूछने की आज़ादी दी है। तो सवाल ये है, शोध क्या है, खासकर समाज विज्ञान में? उन चीजों का पता लगाना जो आपकी दादी पहले से जानती थी। नहीं, मैं शोध को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। ढेर सारी चीजें हैं जो हो सकता है कि हमें पता हो, मगर फिर भी उन्हें शब्दों में नहीं रखा गया है। उसे इस तरह प्रस्तुत नहीं किया गया कि उसे लागू किया जा सके। शायद आपकी दादी माँ वो सब कुछ जानती थी जो आप रिसर्च कर रहे हैं, मगर वो उसे शब्दों में रखकर उसकी रूपरेखा नहीं बना सकती थी कि उसे कहीं लागू किया जा सके। वे अपने अनुभव से जानती थीं, मगर उसे कहीं लागू नहीं किया जा सकता था। तो शोध का मकसद है चीजों को खोजना, शायद उन्हीं चीजों को जिन्हें लोग हमेशा से जानते रहे, खासकर समाज विज्ञान में। भौतिक विज्ञान या बाकी चीजों की शोध अलग हो सकती है, मगर समाज विज्ञान में बहुत से ज्ञानी लोग हमेशा से वो जानते आए हैं जिस पर आप शोध कर रहे हैं, ठीक है? मगर फिर भी उसे एक लागू किए जाने लायक रूपरेखा में नहीं ढाला गया है जिसे सरकार या किसी संस्थान या किसी और के ढांचे में इस्तेमाल किया जा सके। तो जो ज्ञान शायद आपको पहले से है, उसे एक ढांचा देना। और समाज विज्ञान बदलता रहता है क्योंकि समाज विकास करता और बदलता रहता है। तो जो आपकी दादी माँ जानती थी वो शायद उनकी पीढ़ी के लिए सही था, मगर हर चीज शायद बदल गई हो। कई मूलभूत चीजें शायद बदल गई हों, क्योंकि समाज बदलता रहता है, लोग बदलते रहते हैं, उनका नजरिया, सब कुछ बदलता रहता है। हमारी परंपराएं, हम रोज कैसा बर्ताव करते हैं, कैसे ड्राइव करते हैं, सड़क पे कैसे चलते हैं, सब कुछ बदल रहा है ना। इन दिनों हम सिर्फ इस तरह चलते हैं। हेलो, कोई सड़क को नहीं देखता, वे गूगल मैप देखकर चलते हैं। तो चीजें बदली हैं, इसलिए रिसर्च महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि कई चीजें बदली हैं और बहुत से लोगों को शायद यह एहसास न हो कि चीजें बदल गई हैं जब तक कि अच्छे से शब्दों में न रखा जाए। इसलिए इस तरह के बदलाव लाने की जरूरत है। बहुत सारे लोग इसे समझ नहीं पाएंगे जब तक ये स्पष्ट शब्दों में न रखा जाए, इसलिए ये कीमती है। सद्गुरु, शोध या रिसर्च के विषय पर मेरा एक और सवाल है। शोध में हमें पांचों इंद्रियों और तर्क पर जोर देना सिखाया जाता है। जब आध्यात्मिकता की बात आती है तो कई वीडियोस में आपने कहा है कि 5 इंद्रियां और तर्क आपकी उस वास्तविकता तक पहुंचने में मदद नहीं कर सकते। तो शोध और आध्यात्मिकता के बीच मेल कैसे स्थापित करें? देखिए, आपके आसपास जो है उसे ग्रहण करने, मूल रूप से इस दुनिया में काम करने के लिए आपको देखने, सुनने, सूंघने, चखने और छूने की जरूरत होती है। आप इसी तरह से भौतिक दुनिया को जानते हैं। तो जिन उपकरणों का इस्तेमाल आप भौतिक दुनिया के लिए करते हैं वे जीवन के दूसरे आयाम को देखने या समझने के लिए उपयोगी ना हो। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी आंखें बेकार हैं, आपके कान और सूंघने, चखने तथा छूने की इंद्रियां बेकार हैं। बस वो जीवन के एक क्षेत्र तक सीमित है। अगर आप उसे दूसरे क्षेत्र में इस्तेमाल करें तो ऐसा करना बेकार होगा। यह ऐसा है जैसे आप कार चला रहे हैं, आपने चांद देखा, आप जानते हैं कि कल पूर्णिमा थी, आपने गोल चांद देखा और आपको वहां जाने की इच्छा हुई। कई बार कार के विज्ञापन थोड़े रहस्यमय हो जाते हैं और उन्होंने आपको बता दिया कि अगर आप कार वाकई तेज दौड़ाएं तो आप चांद तक जा सकते हैं। अगर आप बहुत मेहनत करें तो आप चांद से आगे जा सकते हैं, मगर चांद पर नहीं जा सकते, क्योंकि चांद पर जाने के लिए आपको अलग तरह के वाहन की जरूरत है। आप अपनी कार में चांद तक नहीं जा सकते। तो इसी तरह अपनी 5 इंद्रियों से आप भौतिक के दायरे को पार नहीं कर सकते। 5 इंद्रियां सिर्फ भौतिक प्रकृति को समझने के लिए हैं और आपका सामाजिक विज्ञान आपके आसपास की भौतिक प्रकृति ही है। तो आपको अपनी 5 इंद्रियों को तेज बनाना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे सभी के पास 20 बाई 20 की दृष्टि हो, पर एक खास परिस्थिति में हर कोई वो नहीं देख पाता जो एक खास व्यक्ति देख सकता है, हाँ या ना? हर व्यक्ति वो सब कुछ नहीं सुन सकता जो कोई खास व्यक्ति सुन सकता है। सभी की सुनने की क्षमता सामान्य हो सकती है, मगर ध्यान देने के पैनेपन से बहुत फर्क पड़ता है। आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, कैसे सुनते हैं, कितने ध्यान से समझते हैं, ये सिर्फ आपकी आंख, कान, नाक और बाकी चीजों के कारण नहीं होता। इसके लिए ध्यान देने का पैनापन होना चाहिए। For that, you need
उसके लिए आपको जबरदस्त ध्यान देना होगा। शोध में आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। 5 इंद्रियों से परे जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर आप समाज को नहीं देख पाएंगे, आप कुछ और देखेंगे। धन्यवाद सद्गुरु। अब हम अपने बेहतरीन और धैर्यवान श्रोता समूह के सवालों को लेंगे। एक विनम्र आग्रह है कि अपने सवाल ऊंची आवाज में ना बोलकर माइक पर पूछें और कृपया एक व्यक्ति एक ही सवाल पूछे। कुछ लोगों के पास माइक है, इसलिए आपको अपने लिए माइक देखना होगा। नमस्कार गुरुजी। गुरुजी, आपने कहा है कि केवल 1% लोग अपनी प्रतिभा तक पहुंच पाते हैं। आपने हमेशा हमसे कहा है कि हम भीतर की ओर मुड़ें, तो हम भीतर कैसे मुड़ें और अपने भीतर हम क्या खोजें? मैं कह रहा हूं कि केवल 1% लोग अपनी प्रतिभा तक पहुंच पाते हैं और आप कहते हैं कि हमें इस प्रतिभा के उपयोग के लिए भीतर मुड़ने की जरूरत है। हम भीतर कैसे मुड़ें और हम क्या देखें? यहां पर 2 चीजें आपस में मिल गई हैं। मानवीय प्रतिभा को बाहर लाने के लिए आपको बाहरी माहौल और भीतरी माहौल दोनों की जरूरत है। भीतरी माहौल केवल यह है कि आपको सहज होना होगा। जीवन में आपको पूरी तरह से आराम से रहना होगा। ज्यादातर लोग हर समय की आपाधापी में लगे हैं। आपको सहज होना होगा। सहज होने का अर्थ है, किसी ने मुझसे कॉलेज में पूछा, हमें कैसे पता चलेगा कि हम सहज हैं? योग केंद्र में हम एक कोबरा टेस्ट करते हैं। आप इस बारे में पहले से जानते हैं? हाँ, इस बारे में आप पहले से जानते हैं? उनमें से कुछ जानते हैं। देखिए, अधिकांश विषैले जीव ऐसे होते हैं, विशेष रूप से कोबरा ऐसे होते हैं, और मधुमक्खियां ऐसी होती हैं, और यहां तक कि मकड़ियां भी ऐसी ही होती हैं। वे आपको देखते नहीं हैं, ज्यादा सुनते भी नहीं हैं। कोबरा तो पूरे बहरे होते हैं, सांप ज्यादातर बहरे होते हैं, वे कुछ भी सुन नहीं सकते, लेकिन वे आपके शरीर का रसायन महसूस करते हैं। अगर आप जंगल में जाएं और किसी कोबरा को यूं ही ऐसे उठा लें, सिर से नहीं, कुछ इस तरह से, तो वो कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं करेगा और आपके पास आ जाएगा। शायद आपने देखा हो, उन्होंने एक फोटो दिखाई थी जिसमें मैंने एक कोबरा को अपने हाथ में उठाया है, सिर से पकड़कर नहीं, बस ऐसे ही। वो पालतू सांप नहीं, एक जंगली सांप है, ठीक है। वो हमारे साथ 2 दिनों तक रहा, फिर पहाड़ों में छोड़ आए। वहां आया था इसलिए पकड़ लिया। तो अगर किंग कोबरा आपको डस ले तो आपके पास 20 से 40 मिनट का जीवन बाकी रहेगा। उसके पास एक हाथी को मारने जितना विष होता है, ठीक है। वो किंग कोबरा जिसे आपने देखा वो लगभग 13 फीट का है। उसके पास किसी हाथी को मारने के लिए पर्याप्त विष है, लेकिन मैंने उसको ऐसे पकड़ रखा है, वो बस वहीं है, क्योंकि वो केवल आपके शरीर के रसायन को महसूस करता है। अगर आप उसे थोड़ी भी चिंता दिखाते हैं तो वो आपको लपक लेगा, क्योंकि उसे खतरे का एहसास होता है। आपकी चिंता उसके लिए खतरा है। तो हम आपका कोबरा टेस्ट ले सकते हैं, ये देखने के लिए कि आप सहज हैं या नहीं। अगर आप सहज हो जाते हैं, तब भी क्या सामाजिक परिस्थितियां आपको अपनी प्रतिभा को बाहर लाने की अनुमति देंगी या नहीं? जब आपके पास काफी कट्टर सामाजिक बनावट होती है, जब आपके आसपास काफी कट्टर धर्म होते हैं, तो वे आपकी अपनी प्रतिभा को बाहर लाने की अनुमति नहीं देते। वो ये पक्का करेंगे कि आप उनके द्वारा बनाए नियमों से बंधे रहें। तो एक सामाजिक माहौल और एक भीतरी माहौल, ये बनाना महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि आज आप अपने आसपास की किसी भी तरह की कट्टर परिस्थिति या दबाव वाली परिस्थितियों से भाग सकते हैं। आप उस जगह को छोड़ सकते हैं। 100-200 साल पहले किसी स्थान को ऐसे छोड़ना संभव नहीं था, लेकिन आज अगर आपको ऐसी परिस्थिति मिले जो आपके जीने के तरीके के लिए बिल्कुल सहायक ना हो, तो आप उस जगह को छोड़ सकते हैं और कहीं और जा सकते हैं, है ना? यह अतीत में संभव नहीं था, लेकिन आज आप सहज तो होना चाहते हैं, पर आप में से whole lot of you are taking pride. काफी लोग ध्यान की कमी और अपने तनाव को एक योग्यता के तौर पर देखते हैं। मुझे स्ट्रेस है। क्या ये किसी तरह की काबिलियत है? ये काफी हद तक ऐसा हो गया है, विशेष रूप से मैनेजमेंट क्षेत्र में। अगर आप सीईओ हैं तो आपको कम से कम अल्सर होना चाहिए, वरना आप एक अच्छे सीईओ नहीं हैं। आप कड़ी मेहनत नहीं कर रहे हैं।
ऐसा इसलिए है क्योंकि हम तनाव को एक प्राकृतिक घटना मान रहे हैं। नहीं, तनाव होने का मतलब सिर्फ ये है कि आप अपने सिस्टम को संभाल नहीं पा रहे हैं, है ना? आपको अपने शरीर को संभालना, अपने शरीर के रसायन को संभालना, विचारों और भावनाओं को संभालना नहीं आता है, और आप बोल रहे हैं कि ये किसी और वजह से हो रहा है। नहीं, बाहर की परिस्थिति लोग उस तरह से बनाएंगे जिस तरह से वे जीवन को जानते हैं। भीतरी परिस्थिति को वैसी बनाना जैसी आप चाहते हैं, ये आपका काम है ना? दुनिया में हर चीज 100% आपके तरीके से नहीं होगी, कभी भी नहीं। लेकिन कम से कम इस एक व्यक्ति को आपकी इच्छा अनुसार चलना चाहिए, है ना? इस समय ये व्यक्ति आपकी इच्छा के हिसाब से नहीं चल रहा है, ये एक बड़ी समस्या है। The reason why I'm here today मैं आज यहाँ इसलिए आया हूँ कि आपकी खुशहाली के लिए साधन और टेक्नोलॉजी प्रदान कर सकूं, जिससे कि कम से कम आप अपने भीतर वैसे बने जैसा आप होना चाहते हैं। अगर आपके पास चॉइस होती कि आप अपने भीतर कैसा होना चाहते हैं, तो आप क्या चुनेंगे, खुश होना या दुखी होना? आपको अभी बताना होगा, मैं आशीर्वाद देने वाला हूं। आप खुद के लिए क्या चाहते हैं ये बिल्कुल साफ है ना? यदि खुश होने या दुखी होने के बीच चुनना हो तो आप खुश होना चुनेंगे। आप अपने पड़ोसी के लिए जो चाहेंगे उस पर बहस की जा सकती है, लेकिन आप अपने लिए जो चाहते हैं वो 100% स्पष्ट है। सहज होने की बात करें तो उसके अनेक तरीके हैं। लोगों से यह सवाल पूछा जा सकता है, वे बोलेंगे सहज होने का अर्थ है शांति। एक बार ऐसा हुआ, क्या मैं चुटकुला सुना सकता हूं? एक चुटकुला चलेगा? क्योंकि यहां बहुत सारे लोग इतने गंभीर दिख रहे हैं। क्या जेएनयू में चुटकुले चलते हैं या केवल गंभीरता? हेलो, हर समय चुटकुले। ठीक है। तो शंकरन पिल्लई एक आक्रामक पति था। वो हमेशा अपनी पत्नी को परेशान करता था, कभी पीटता था, कभी यौन प्रताड़ना देता था, कभी गालियां देता था, हर रोज ये सब करता था। लेकिन उसकी पत्नी हमेशा बहुत शांत रहती थी, एकदम शांत। एक दिन वो उस पर चिल्लाया, लेकिन वो एकदम शांत रही। फिर उसने पूछा, तुम ये कैसे करती हो? मैं तुमको गालियां दे रहा हूं, हर रोज कुछ बुरा कहता हूं, कभी कभी मैं तुमसे बुरा व्यवहार करता हूं, लेकिन मैंने तुमको कभी भी गुस्से में नहीं देखा। तुम हमेशा शांत रहती हो, तुम ये कैसे करती हो? उसने कहा, मैं टॉयलेट साफ करती हूं। क्या? मैं तुमको गालियां देता हूं, तुम टॉयलेट साफ करती हो? उसने कहा, हाँ, यदि तुम मुझको गाली देते हो तो मैं टॉयलेट साफ करती हूं। जब मैं तुमको पीटूं तो? उसने कहा, मैं 2 टॉयलेट साफ करूंगी। अगर मैं तुमको यौन प्रताड़ना दूं तो? उसने कहा, मैं घर के सारे टॉयलेट साफ करूंगी। उसने पूछा, लेकिन टॉयलेट साफ करना तुमको शांत कैसे रखता है? वो बोली, मैं तुम्हारा टूथब्रश इस्तेमाल करती हूं।